नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 इंडिया पर। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। रूस यूक्रेन युद्ध सबसे भयानक दौर में पहुंच गया है, जिसमें अब अमेरिका की एंट्री जल्द हो सकती है। यूरोप के देशों ने ट्रंप के खिलाफ जाकर यूक्रेन का मजबूती के साथ देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जेलेंस्की को हर तरह से मदद की गारंटी दे दी है। वहीं यूरोप की गोलबंदी से भड़के प्रेसिडेंट पुतिन ने एटम बम बरसाने वाले बम वर्षक का ट्रेलर दिखा दिया है। पुतिन ने परमाणु हमला करने वाला बम वर्षक निकाल लिया है। पुतिन ने 8 घंटे तक एटमी बम वर्षक को आसमान में उड़ाया है। क्या पुतिन का एटमी अटैक शुरू होने वाला है? यही है वो बम वर्षक TU-95। एक नहीं, 2 हैं, मतलब डबल खतरा, डबल तबाही। रूस के न्यूक्लियर हथियार ने अकेले ही ताकत की नुमाइश नहीं की है। रूस के साथ चीन ने भी अपने जंगी हथियारों का भयानक ट्रेलर दिखा दिया है। रूस का बम वर्षक TU-95, चीन का बम वर्षक H-6, रूस का A-50 एयरक्राफ्ट, चीन का ZDK-03 हवाई राडार, रूस का जंगी जेट सुखोई 30। पुतिन जिनपिंग के एटमी हथियार, ऐसे बम वर्षक जिनके इंजन ऑन होते हैं तो कई देशों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये बम वर्षक परमाणु बमों के धमाके करते हैं। ऐसे महाविनाशकारी हथियार पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर तक उड़ान भर रहे हैं। एटम बमों की बरसात करने वाले जंगी लड़ाकों को चीन रूस ने 8 घंटे तक उड़ाया है। लेकिन क्यों? क्या यह किसी बड़े खतरे का सिग्नल है या फिर किसी नए युद्ध का अलार्म? इस वॉर रिहर्सल का कनेक्शन कहीं यूक्रेन युद्ध में फ्लॉप हो चुके ट्रंप के पीस प्लान से तो नहीं? क्या सुपर पावर को चीन रूस नई वॉर टेंशन देने जा रहे हैं, या फिर पुतिन का चीन के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास नाटो के लिए है? फिलहाल तो एटमी बॉम्बर से जापान और ताइवान में इमरजेंसी सायरन बजने लगा है। उधर क्रेमलिन में बैठकर प्रेसिडेंट पुतिन वॉर हीरोज का सम्मान कर रहे हैं। पुतिन ने ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट जॉर्ज हॉल में 200 सैन्य अधिकारियों को सम्मानित किया है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल करने का पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया है, क्योंकि जैसे पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, वैसे ही अब ट्रंप ने जुबानी हमला शुरू कर दिया है। जैसे पुतिन मिसाइलों से यूक्रेन को दहला रहे हैं, वैसे ही ट्रंप ने यूरोपीय देशों को डरा दिया है। 2 कट्टर दुश्मनों का एक हो जाना कई मुल्कों के लिए मुसीबत बन चुका है। ट्रंप ने तो पुतिन से भी ज्यादा तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप जेलेंस्की पर इस कदर भड़के हुए हैं कि उन्हें यूक्रेन के शहरों के नाम तक याद नहीं आ रहे हैं। ट्रंप के दिए समझौता प्रस्ताव में जेलेंस्की ने जब से बदलाव किया है, ट्रंप का माथा ठनक गया है।
ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फौरन पुतिन के आगे सरेंडर कर समझौते की चेतावनी दी है। हालांकि इस वार्निंग के दौरान ट्रंप को यूक्रेन के शहरों के नाम ही याद नहीं आ रहे थे। ट्रंप सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव की बातें करते रहे, जबकि उन्होंने पुतिन को यूक्रेन का डॉनबॉस रीजन देने का प्रस्ताव दे रखा है। जब व्हाइट हाउस और क्रेमलिन एक स्टेज पर हैं, फिर भी युद्ध क्यों रुक नहीं रहा? यूक्रेन नए जोश और नई रणनीति से रूस को बराबर की टक्कर देने लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की न पुतिन से डर रहे हैं, न ही ट्रंप की सुन रहे हैं। अचानक ज़ेलेंस्की को कौन सी पावर मिल गई है? अचानक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की दी सभी चुनौतियां क्यों कबूल कर ली हैं? क्या ट्रंप का पुतिन को फेवर देना बहुत बड़ी फाइट की वजह बनने जा रहा है? मामला तेजी से बिगड़ता जा रहा है। यूक्रेन का साथ दे रहे यूरोपीय देशों ने ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे पावरफुल देशों ने सुपर पावर को लिमिट में रहने की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर बयान देते हुए जर्मन चांसलर ने ट्रंप को जो जवाब दिया है वो तंग करने वाला है। Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist verständlich, manches darin ist für uns aus der europäischen Sicht inakzeptabel. Dass die Amerikaner nun die Demokratie in Europa retten wollen, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. Das, wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. ट्रंप जब तक युद्ध समझौता करवाने का दम भर रहे थे, तब तक उन्हें यूक्रेन के पलड़े में माना जाता रहा। ट्रंप के साथ नेटो देश मिलकर यूक्रेन खेमे को पुतिन के सामने कभी हल्का नहीं पड़ने दे रहे थे। लेकिन जब से ट्रंप के 28 सूत्रीय प्रस्तावों को यूरोपीय देशों ने पढ़ा है, तब से उनके पुतिन के खेमे में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जाहिर है, अमेरिका ने अगर रूस का रुख कर लिया है, तो यूक्रेन और नेटो के 31 देश मिलकर भी पुतिन को टक्कर देने की ताकत नहीं रखते। लेकिन एक बात तो यह भी तय है कि अमेरिका यूरोपीय देशों के खिलाफ कभी भी अपनी ताकत को नहीं आजमाने वाला। युद्ध में रूस को अकेले ही सबसे मोर्चा लेना होगा। इसीलिए नेटो फोर्सेस को पावरफुल बनाने का मिशन तेज कर दिया गया है। जर्मनी और रोमानिया ने नेटो के पूर्वी हिस्से में हवाई निगरानी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जर्मनी ने रोमानिया में एयरफोर्स यूरोप फाइटर तैनात करने की जानकारी दी है, जिससे यूरोप में रूस के जंगी जेटों और मिसाइलों की एंट्री को रोका जा सके। Suntem pe deplin conștienți că aliații europeni trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare în cadrul NATO pentru o abordare mai eficientă în ceea ce privește amenințările la adresa alianței noastre. De asemenea, explorăm împreună cu partenerul german noi modalități de colaborare în domeniul modernizării capabilităților de apărare, al întăririi posturii de descurajare și apărare la Marea Neagră și al sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova. यूरोप डिफेंस की रणनीति पर काम कर रहा है। नेटो रूस से टकराने से पहले हथियारों को धार दे रहा है। उधर ज़ेलेंस्की ने अभी भी ट्रंप से उम्मीद लगा रखी है। ज़ेलेंस्की को यकीन है कि ट्रंप उनके और यूरोपीय देशों के बनाए प्लान पर सहमत हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने शांति समझौते के 3 दस्तावेज बनाए हैं। पहले दस्तावेज में 20 पॉइंट्स हैं, जिनमें लगातार बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जिन शर्तों में बदलाव नहीं, वो दूसरा दस्तावेज है जिसमें यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है। ज़ेलेंस्की ने तीसरे दस्तावेज में यूक्रेन के आर्थिक विकास का प्लान तैयार किया है। ट्रंप के सुझावों में बदलाव करने के बाद ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया है कि वो रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। Можна підтвердити, що США вимагають, щоб Україна віддала Донеччину, як пише Axios. Передусім, не США, а родоначальником цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка медіатор тут, але ми, дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси. लंदन, ब्रसेल्स के बाद रोम पहुंचे ज़ेलेंस्की ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की है। इटली में ज़ेलेंस्की को सिर्फ मेलोनी ही नहीं, पोप लियो का भी साथ मिला है। पोप लियो ने ट्रंप की योजना को सिरे से खारिज करते हुए युद्ध समझौते में यूरोपीय देशों को अहम रोल निभाने का सुझाव दिया है।
Veramente penso che il ruolo dell'Europa è molto importante e l'unità dei paesi europei è veramente significativo, specialmente in questo caso. No? Cercare un accordo di pace senza includere l'Europa nelle conversazioni, diciamo, non è realista, la guerra è in Europa e penso che le garanzie che si cercano anche di sicurezza oggi e nel futuro l'Europa deve formare parte. Purtroppo non tutti lo capiscono così, però penso che c'è un'opportunità qui molto grande per i leader di Europa di unirsi e di cercare insieme soluzioni. पोप लियो ने ट्रंप को यह चेतावनी भी दी है कि उनके फैसले से यूरोप और अमेरिका के पुराने गठबंधन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का बनाया शांति समझौता प्रस्ताव हर तरह से पुतिन को फायदा पहुंचा सकता है। इसीलिए पोप ने यूरोपीय देशों के बिना होने वाले समझौते का विरोध किया है। पोप लियो युद्ध के बाद से ज़ेलेंस्की से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन से भी उन्होंने 1 बार फोन पर बात की है, लेकिन युद्ध संकट खत्म नहीं हो पाया। वहीं जब से ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की योजना को मानने से इनकार किया है, यूरोपीय देश खुलकर उनके साथ आ गए हैं। नेटो, ईयू से मिले समर्थन से यूक्रेन वॉर जोन में फिर से पलटवार करने लगा है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के किए दावे को खारिज करते हुए प्रोकोवस्क पर अपने कब्जे की जानकारी दी है। 16 महीने से चल रही लड़ाई, रूस के 1,56,000 सैनिक, लेकिन प्रोकोवस्क में रूस की जीत का दावा यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिरिस्की ने ऐलान किया है कि प्रोकोवस्क में यूक्रेन पहले की तरह मजबूती से रूस से युद्ध लड़ रहा है। तब क्या पुतिन से रूस के कमांडरों ने झूठा दावा कर दिया था? यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने इसकी वजह समझाई है। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने प्रोकोवस्क में अपनी सेना को 5 से 7 किलोमीटर तक शिफ्ट कर दिया था। इसीलिए रूस ने प्रोकोवस्क फ्रंट को खाली समझकर जीत का दम भर दिया। हालांकि अब फिर से प्रोकोवस्क में भीषण युद्ध छिड़ गया है। यूरोप की युद्ध की तैयारी और सभी देशों का एकजुट होना पुतिन के लिए झटका साबित हो रहा है। ऐसे में पुतिन के अगले फैसले को लेकर ट्रंप भी खौफजदा हैं। ईरान की मिसाइल पावर पर आई नई रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। इजरायल की संसद में सेना ने कहा है कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्री दिन रात काम कर रही है, ज्यादा रेंज की मिसाइलों का उत्पादन हो रहा है और उनका वॉरहेड भी पहले से बहुत बड़ा हो चुका है। इस खबर से इजरायल में हड़कंप है और अब ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि युद्ध हुआ तो 12 दिन नहीं चलेगा, बल्कि इजरायल 12 घंटे में सरेंडर करेगा। ईरान की मिसाइल पावर इजराइल पर हमले के लिए तैयार है। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान जून में हुए युद्ध की याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया गया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसलिए इजराइल में ईरान के मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान के मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है।
ये ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसके मिसाइल ज्यादा रेंज की भी हैं, बड़े वॉरहेड से भी लैस हैं और उनको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले। पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमले के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा कर दिया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि और आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। 13 जून 2025 को इजराइल की एयर स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी और फिर 24 जून को युद्ध विराम हुआ था, लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा है और इसी को लेकर नेतन्याहू 29 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। हालांकि मुलाकात की वजह गाजा को बताया जा रहा है। I can share with you that the Prime Minister will meet with President Trump on Monday, December 29th. They will discuss the future steps and phases and the international stabilization force of the ceasefire plan. Let's remember how this ceasefire plan came to be. With the military pressure Prime Minister Netanyahu put on Hamas while our troops entered their stronghold of Gaza City and the diplomatic pressure President Trump put on Hamas. This is why we are here. We cannot forget how we got here. The third phase of this plan will be focused on the de-radicalization of the Gaza Strip. ईरान की मिसाइल पावर को लेकर इजराइल की वार्निंग ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को आजमाया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से यह युद्धाभ्यास किया है उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे इस बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल तैयार है। این رو در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس. یعنی چقدر؟ یعنی به طول خلیج فارس. یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس. بیش از طول خلیج فارس. حالا برن تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک را الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره. قادر هست بعد از شلیک فرمانپذیره، فرمان میگیره. ईरान ने जिन एंटी शिप मिसाइलों को आजमाया है उनमें खास है कादिर 110 और कादिर 380 और गदीर। कादिर 110 की रेंज 300 किलोमीटर है जबकि कादिर 380 की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस दौरान गदीर मिसाइल भी लॉन्च की गई जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान का मैसेज साफ है कि उसके समुद्री इलाके में दुश्मन कम से कम 2000 किलोमीटर दूर रहे, नहीं तो वो उसका जहाज डुबोने से हिचकेगा नहीं। चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज हो, फारस की खाड़ी हो या फिर ओमान के खाड़ी, इस इलाके में ईरान अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। हॉर्मूज वाले समुद्री गलियारे में ईरान ने अपनी मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए 2 जंगी जहाज उतार दिए हैं। इनमें एक का नाम है कुर्दिस्तान, नाम कब्रिस्तान है और मकसद फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के कब्र खोदना है।
तेल के टैंकर को एक हेलीकॉप्टर बेस बनाकर समंदर में उतार दिया गया है। ये ईरान के स्पेशल ऑपरेशन के लिए ऐसा लॉन्च पैड है जिसकी रेंज में पूरी फारस की खाड़ी होगी। इस जहाज को गौर से देखिए, यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी है। आसपास दुश्मन के जहाजों पर अटैक के लिए इस पर एंटी शिप मिसाइल भी तैनात की गई है, जिससे दुश्मन जहाजों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें एयर डिफेंस मिसाइल भी लगाई गई है ताकि दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम किया जा सके। कुल मिलाकर ये युद्ध लड़ने के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। अब देखिए ईरान का संघंद डिस्ट्रॉयर, जो अब मरम्मत के बाद दोबारा नौसेना में शामिल किया गया है। यानी अपने समंदर में ईरान को काबू में करना आसान नहीं होगा। ये गारंटी खामनेई की नौसेना बार बार दे रही है। इस जहाज को फिर से कमीशन करने के लिए पहुंचे ईरान में आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी, उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में ईरान की मर्जी के बगैर कोई हरकत मुमकिन नहीं और खाड़ी से बाहरी देशों की सेनाओं को हटना पड़ेगा। इजराइल और अमेरिका से लगातार धमकियों के बीच पश्चिम एशिया में एक और युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरान पर कब किस वक्त अगला हमला होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू या फिर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। 13 जून को ईरान पर हुए हमले को ट्रंप ने पहले सिर्फ इजराइल की हरकत बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूला कि ईरान पर लॉन्च किया गया अटैक मिशन इजराइल का एक्शन था, लेकिन इस एक्शन के इंचार्ज वो खुद थे। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों पर भरोसा करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। مردم ایران بدونن ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم. بی تعارف اگر بخوان تعدی کنن به داشته های این ملت، به آن چیزی که شهدا به دست ما دادن، منافع کشور ما رو تعدی کنن، قطعا تو دهنی میخورن. इससे पहले ईरान अपनी मिलिट्री ताकत के 3 वीडियो रिलीज कर चुका है। ईरान अब तेहरान की सड़कों पर दिखा रहा है कि उसकी फौज किसी भी युद्ध को लड़ने को तैयार है और अगर इजराइल या फिर अमेरिका ने फिर जरूरत दिखाई तो ईरान की सेना कमर तोड़ जवाब देगी। यह है ईरान की बसीज फोर्स। इस फोर्स में फौजी नहीं, आम लोगों में से भर्ती की जाती है और इस वक्त बसीज फोर्स को एक्टिव करने का मतलब है कि ईरान एक बड़े युद्ध की तैयारी में लग चुका है। बसीज का वीडियो दिखाकर ईरान अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। ईरान बता रहा है कि उसका हर हिस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वॉर मोड में जा चुका है।